सूरत-ए-हाल ये है कि कौम को पता भी नहीं है कि इतनी अहम तरीन जो कमेटी है, जो इस जहन के साथ फॉर्म की गई थी कि ये कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ेगी और डिप्लोमेटिक महाज पर भरपूर तरीके से रोल अदा करेगी, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है कि इस वक्त कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है। लिहाजा मजमूई तौर पर इस पूरी पॉलिसी को बेहतर करके, अच्छा करके हिकमत अमली के मैदान में काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ इस बात की ज़रूरत है कि हम कश्मीरियों को मायूस ना होने दें, उनको अपने साथ लेकर चलें, पाकिस्तान से उनको अच्छा मैसेज मिले, जब हुकूमती जमातों के सरबराहान इस नौइयत की बातें शुरू कर देते हैं जिसमें मोदी से उनकी मोहब्बत जो है वो टपकती हुई नज़र आती है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग कश्मीर के इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं और उनकी कुर्बानियों की क्या कदर इन लोगों के निगाह में है। इसलिए मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के और उनकी साहबजादी के जो बयानात भारत से दोस्ती और तिजारत को बढ़ाने और मोदी से मुलाकात की बेचैनी के हवाले से हमें नज़र आए हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जमात इस्लामी ये समझती है कि बातचीत और इज़्ज़त और वक़ार के साथ लोगों से राब्ता रखना सिफारती दुनिया में होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि आप किस से किस नौइयत का ताल्लुक़ रखेंगे और क्यों रखेंगे और किस वजह से नहीं रखेंगे। अगर कश्मीर का जो स्टेटस है 370 और 35A के मुताबिक उस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके मोदी ने उसको कब्ज़ा कर लिया है कानूनी तौर पर भी, और अस्करी कब्ज़ा तो उनका पहले से मौजूद है, और बजाय इसके कि इस कब्ज़े को छुड़ाया जाए और नरेंद्र मोदी को कि जिसका इमेज बेहतर बनाने के लिए अरबों खरबों डॉलर इस्तेमाल हुए हैं, उसका असल इमेज दुनिया के सामने लाया जाए कि यह हिंदुत्व को सामने रखकर मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला और अक़लियतों को पामाल करने वाला एक शख्स और एक पार्टी है। और सूरत हाल ये है कि गुजरात में जिन्होंने हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया हो, उससे मुलाकात के लिए अगर मियाँ साहब तड़पे जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और उनकी कुर्बानियों की क्या कदर है इनकी निगाह में। इसलिए हम ये समझते हैं कि कश्मीर के मसले को हल किए बग़ैर इस तरह से तिजारत की और दोस्ती की बातें करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। कल 27 अक्टूबर यौम सियाह था, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये बता रहे हैं कि जो हमने भारत से तिजारत का मामला मुनक़ता किया हुआ है, दोस्ती मुनक़ता किया हुआ है, ये इल्लॉजिकल है और हमें अपना DNA बदलना होगा सोच का। तो भाई आप अपने DNA अपने साथ रखें। बात यह है कि लाखों लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं, इज़्ज़तें पामाल हुई हैं, कश्मीर हमारी शहरग है, हमारा नज़रियाती हिस्सा है, हमारा जोग्राफियाई हिस्सा भी है जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उन्हें हक़ खुद इरादियत से महरूम किया हुआ है, हमारे नौजवानों को ताज़ीब गाहों में डाला हुआ है, वहाँ पैलेट गनों से लोगों को फायरिंग करके नाबीना किया हुआ है, उनको हक़ हासिल नहीं है, उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में इस तरह के बयानात कश्मीरियों को भी तकलीफ़ देते हैं और कश्मीरियों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को भी तकलीफ़ देते हैं। लिहाजा हुकूमत इससे बाज रहे और कश्मीरियों के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए उसका एक रोड मैप बनाया जाए और पूरी दुनिया में उसके लिहाज से फिर सिफारतकारी भी की जाए और इक़दामात भी किए जाएँ। इसी तरह से हमारा जो ये मशरक़ी बॉर्डर है, इस पर फोकस करने के बजाय जब हम अपने शुमाल के और शुमाल मगरबी और ये पूरा जो हमारा अफ़गानिस्तान से सरहद मिलती है, इन बॉर्डर्स की तरफ अपनी तवज्जो बढ़ाते हैं और बजाय इसके कि अफ़गानिस्तान के मामलात को दुरुस्त किया जाए, टेंशन अगर बढ़ती चली जाएगी और दोनों मुल्क इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इससे दोनों मुल्कों का कितना और ख़ित्ते का कितना नुकसान है। अफ़गानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है, इनके साथ गुफ्तगू, मुज़ाकरात, बातचीत और तमाम इशूज़ को तरीक़े के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और ये सारी चीज़ें दोनों ख़ित्ते के जो अवाम हैं ये इसके हक़ में नहीं है, मुसलमानों के हक़ में नहीं है। लिहाजा हमें किसी भी बैरूनी और बैनुल-अक़वामी ताकतों का आलयकार नहीं बनना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान की जो मुक़्तदिरा है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसको बेहतर बनाया जाए और बैठ कर मसलों को हल किया जाए।
इस पूरे खित्ते के एतबार से अमरीकी इन्फ्लुएंस को कम करने, भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने, इसके लिए ज़रूरी है कि चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और रशिया और जो रियासतें वस्त एशिया की हैं उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए, ताकि हम अपनी मईशत के एतबार से भी पेशरफ्त करें और अमन व अमान को भी कायम करें और लोगों को भी उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें। इस वक्त जो ख़बरें कुछ आ रही हैं तो पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त IPPs का बोझ तवील अरसे से बर्दाश्त कर रही है, जिसके नतीजे में हमारे बिजली के बिल बढ़ते चले गए हैं और 2000 अरब रुपए से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट, यानी वो बिजली जो बनी नहीं है, उसकी कीमत पाकिस्तान के लोगों ने अपनी बिजली के बिलों में अदा की है। 5 IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए गए हैं, जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। मज़ीद 8 IPPs के साथ रीनेगोशिएट हो रहा है और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस काम में तेज़ी दिखानी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त जो सनतों की सूरत हाल है, इस वक्त जो तिजारत की सूरत हाल है और पाकिस्तान के आम शहरी की सूरत हाल है, ये बिजली के बिलों का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौसम कदरे बेहतर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारी भारी बिल आ रहे हैं और थोड़े से यूनिट पर जो है बहुत बड़ा 65 रुपये और 75 रुपये तक, 77 रुपये तक जो है वो मामला चला जाता है। और आप सोचें कि ये सारे टैक्स और पर यूनिट कॉस्ट मिलाकर जब इतनी बड़ी रकम बनती है तो लोग कहाँ से अदा करेंगे। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ तालीम की सूरत हाल, इंतहाई महंगी तालीम बच्चों को मिल रही है। अगर आप अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो वो इंतहाई ज़्यादा कीमत में मिलती है। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तनख्वाहदार लोग होते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर जब बिजली के इतने और गैस के भारी बिल आएंगे तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और कहाँ से बिल अदा करेंगे और कैसे जो है कॉटेज इंडस्ट्री चलेगी और कैसे सनतें चलेंगी। तो ये जो हुकूमत आदाद व शुमार बयान कर रही है कि महंगाई कम हो गई है और तमाम हमें ऐसे अलामात नज़र आ रही हैं, इशारे मिल रहे हैं कि जिससे मईशत बेहतर हो गई है, तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये आदाद व शुमार कहाँ से आते हैं। इसलिए कि आप जब ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हैं, किराना स्टोर पर जब चीज़ें ख़रीदते हैं, जब आटा, चीनी, दाल, घी और घर का सौदा सुल्फ लेते हैं तो पता ये चलता है कि वो तो पहले से ज़्यादा आपका बिल बन रहा है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? ये इनकी प्रेजेंटेशंस में कम हो रही होती है, ये इनके नंबर्स में कम हो रही होती है और ये खुद भी इसका शिकार होते हैं और पूरी कौम को भी गलत बयानी से काम लेकर गलत डायरेक्शन में डालने की कोशिश करते हैं। एक ही रास्ता है इस वक्त फौरी तौर पर रेमेडी देने का, और वो ये है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। हुकूमत ने कहा कि जब ये 5 IPPs बंद हुई हैं तो 441 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से ये जो 8 IPPs इस वक्त जिनसे रीनेगोशिएट हो चुका है, उससे भी 112 अरब रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। और इसी तरह से उसके बाद फिर 18 IPPs हैं जिनसे टेक और पे के बजाय टेक एंड पे के मुआहदे किए जाएंगे। और ये अच्छी बात है, टेक और पे का मुआहदा ही गलत था। यानी इसका मतलब ये था कि आप खर्च करें ना करें, बनाएं ना बनाएं, आपको जो है कैपेसिटी के मुताबिक पेमेंट करनी है। लेकिन टेक एंड पे में कम से कम इतना ज़रूर है कि जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उसके ही पैसे चार्ज होंगे। तो 18 अगर IPP से ये होगा तो इसका जो फ़र्क है, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। अगर बिल कम नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि जो आपको टैक्स वसूल करने में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो करप्शन की वजह से FBR काम नहीं कर पा रहा, तो उस डेफिसिट को आप इस तरह पूरा करेंगे तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है। इससे मईशत ठीक नहीं होगी। मईशत को ठीक करना है तो एनर्जी की कॉस्ट को ठीक करना होगा, वरना फिर ये सनतें नहीं चल सकती। कितनी सनतें फैसलाबाद में बंद हैं, कितनी सनतें कराची में बंद हो रही हैं, कितनी सनतें जो है वो मुल्क के बाकी हिस्सों में बंद हो रही हैं। और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप कम्पिटिटिव ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ रहा। यानी जिस एक्सपोर्ट को अब ग्रो करना चाहिए था और हमारे लिए इम्कानात मौजूद थे कि हम ख़ास तौर पर गारमेंट्स में और टेक्सटाइल में अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, वो अगर एक जगह पर स्टेगनेंट है या थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बिजली की कॉस्ट को और जो एनर्जी की कॉस्ट को है उसको जब ठीक नहीं कर रहे तो हम मार्केट को अवेल नहीं कर पा रहे, जबकि इम्कानात मौजूद हैं। इसलिए बिजली की कीमत कम किए बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म में तो अगर कोई हिकमत अमली हो सकती है तो वो यही है। और
जमात इस्लामी के अलावा हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में किसी को परवाह भी नहीं है। अब ये जो जेन्युइन मसला है अवाम का, इस पर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, ना कहीं और से कोई आवाज़ उठती है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हम आवाम का ये मुकदमा लड़ रहे हैं मुसलसल। हमारी हक दो अवाम तहरीक चल रही है। कल सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा आम था और उसमें नौजवानों की और ख़वातीन की जितनी बड़ी शिरकत थी, रात देर तक वो जलसा चला है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक चार्ज मौजूद है और हमारी जो मेंबरशिप कैंपेन है उसने लोगों को मुतासिर भी किया है और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त भी लोग मेंबर बन रहे हैं। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि मेंबरशिप कैंपेन भी चलती रहेगी और कमेटियों का क़याम, अवामी कमेटियाँ बनाएंगे, मजदूर कमेटियाँ, किसान कमेटियाँ और इसी तरह से नौजवानों की कमेटियाँ, मोहल्ला कमेटियाँ, लीगल कमेटियाँ, और इस तरह से हम पाकिस्तान के नौजवानों की और पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल लोग हैं या सनतकार या ताजिर या किसान, इन सब को अपने साथ इंगेज करेंगे और एक कुव्वत में ढलेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान में ये जो आम आदमी का मसला है, आम किसान का मसला है, आम मजदूर का मसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, कोई इस पर बात नहीं करता। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, इस तरह की तरमीम के ऊपर सब एक साथ हो जाते हैं, PDM रिवाइव हो जाती है, सारे मिस्टर मौलाना इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ते हैं, मिलकर जो है वो अदलिया के ऊपर कब्जा करते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही जो है वो ये सब चीज़ें वसूल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद उसूल शुरू हो जाते हैं कि 27वीं को नहीं करने देंगे, फिर 27वीं में कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन लोगों का तो काम यही है, ये अपने आदाब के मुताबिक करते रहेंगे और कोई डायरेक्टली और कोई इनडायरेक्टली इस पूरे आइन का भी हुलिया बिगाड़ने में किरदार अदा कर रहा है और अवाम के हवाले से भी किसी का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में मौजूद है। तो ये मेंबरशिप कैंपेन के बाद रेफरेंडम भी होगा इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर और इसमें हम, अगर हुकूमत ने ये बिजली की कीमतों पर इम्पैक्ट नहीं डाला, ये जो 5 IPPs बंद हुई हैं, 8 का मुआहदा मुकम्मल हुआ है, 18 से मजीद बात हो रही है। और मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ कि फौजी फाउंडेशन, ये 5 IPPs हैं इनकी, इनसे निगोशिएशन का अमल प्रॉपर तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इसमें जो हमारी आर्मी है वो इन तमाम मामलात से लाताल्लुक़ रहे और उनकी कैपेसिटी पेमेंट चलती रहे। जब कौम कुर्बानी दे रही है तो पाकिस्तान का हर इदारा कुर्बानी दे। तो मेरा ये मुतालबा है आर्मी चीफ से कि वो इस पर इनिशिएटिव लें और गवर्नमेंट के साथ बैठकर ये 5 IPPs जो फौजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हैं, इनकी कैपेसिटी पेमेंट को भी ख़त्म होना चाहिए। इनमें से जो प्लांट बंद हो सकते हैं वो बंद हों और जो रीनिगोशिएट हो सकते हैं वो रीनिगोशिएट किए जाएं ताकि बोझ कम हो हमारा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जब हुकूमत ये कहती है कि पंजाब में 14-14 रुपये फ़ी यूनिट 2 महीने के लिए कम किए और ये 40-45 अरब रुपए का इम्पैक्ट आया, तो इसका मतलब यह है कि पूरे साल अगर सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमत 20-25 रुपए कम कर दी जाए तो ये इम्पैक्ट 150 अरब रुपए से ज़्यादा, 200 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर पूरे मुल्क में ये काम किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 1000-1200 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि जो कॉस्ट है, बिजली की लागत है, उस लागत के मुताबिक बिजली का बिल आए तो ये सब मिला के 2000 अरब रुपए से ज़्यादा का इम्पैक्ट नहीं है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सब मिलाकर भी 2000 अरब रुपए से ज़्यादा का नहीं। और ये 2000 अरब रुपए वो हैं जो हम कैपेसिटी पेमेंट में अदा कर रहे हैं, नाजायज अदा कर रहे हैं, जो बिजली बनती नहीं है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि सिर्फ इक़दामात की जरूरत है, स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है और कौम के लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर अपने मफादात को देखेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को देखेंगे, ऐसे सनतकारों को देखेंगे कि जिन पर अगर ज्यादा बात करेंगे तो वो उनको फंड देना बंद कर देंगे, उनके ATM बनना खत्म हो जाएंगे, स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी लोगों की, तो फिर कौम का भला नहीं होगा। चंद हाथों की वजह से पूरी कौम की तबाही नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि जो IPPs हैं उनसे रीनिगोशिएट किया जाए और जो जो होता जा रहा है उसका इम्पैक्ट हर महीने बिजली के बिलों में आना चाहिए। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत मजीद कम हुई है, 5% कम हुई है और $68 फी बैरल जो है वो इस वक्त पेट्रोल ऑयल की कीमतें हो गई हैं। इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर अब ये जो 31 तारीख को अनाउंसमेंट होगी, कम से कम 20-25 रुपए पेट्रोल की कीमत में, इसकी ओरिजिनल कीमत में, और 60 रुपए की लेवी, इसकी कोई जवाज नहीं है।
इस लेवी को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये आप इम्पैक्ट पेट्रोल में डाल दें और बिजली की कीमत कम कर दें, आपकी मईशत एकदम से ग्रो करना शुरू कर देगी, सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। 1-2 साल में इसका ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि मुल्क में जो मायूसी है ख़त्म होने लगेगी। लेकिन उसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। जब आप इक़दाम नहीं करते हैं और अपने मफादात को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें वही मायूसियाँ फैलती हैं, और वो नौजवानों में ख़ास तौर पर। अब ये आलमी बैंक रिपोर्ट दे रहा है 16 लाख नौजवान हैं जो सालाना जिनको रोज़गार के मौक़े कम हो रहे हैं, 16 लाख हर साल। और इसी तरह गुर्बत की शरह 40.5 हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए वो कौन से आदाद शुमार हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, जो हुकूमत बयान कर रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई कम नहीं हो रही, बिजली की कीमत कम नहीं हो रही, गैस की कीमत बढ़ रही है। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को एक मेयार बनाते हैं तो सब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, किस तरह के सट्टे हो। मैं इस पर ज़्यादा बात करके किसी के हक़ और किसी के ख़िलाफ़ जाकर मजमूई मुल्क की मईशत के हवाले से कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ और भी होता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज भी रियल पिक्चर नहीं देती है, बड़े सट्टेबाजों का गेम होता है ये। इसलिए सिर्फ उसके आदाद शुमार की बुनियाद पर आप मुल्क की मईशत का तयन नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि उसका फौरी तयन तो ग्रॉसरी स्टोर पे हो जाता है, चीज़ें खरीदते हुए होता है, पेट्रोल डलवाते हुए हो जाता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एक अहम मसले की तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं पूरी कौम की, और बिलखुसूस पंजाब में। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने जिस तरह 13,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने की बात की है। जब हम कहते हैं प्राइवेटाइज़ तो वो फ़ौरन कहते नहीं हम प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे, बल्कि गोद लेने वाली स्कीम है ये, जिसमें हम NGOs को ये स्कूल दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन 13,000 स्कूलों की यह हालत किसने की है, जिसके बाद आप इस बोझ को अपने सर से उतारना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, टीचर प्रॉपर नहीं है। तो टीचर प्रॉपर नहीं है तो 40-45 साल से नून लीग की हुकूमत है, बदल बदल के यहाँ पर बीच में थोड़े से आए होंगे, तो क्यों यहाँ पर टीचर्स भर्ती नहीं हो रहे, क्यों यहाँ पर बोसीदा हो गई हैं इमारतें, क्यों बुनियादी सहूलतें इन स्कूलों में मौजूद नहीं है, और टीचर्स का अपॉइंटमेंट इतने तवील अरसे से क्यों नहीं हो रहा, जो मौजूद हैं उनको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारे सवालात किससे करें हम। हुकूमत ने यह तरीका इख्तियार कर लिया है कि जो सरकार के तहत चलने वाली चीज़ें उनकी जिम्मेदारी है, पहले इन इदारों को करते हैं तबाह, इसमें करते हैं करप्शन, इसको लूट के खाते हैं, और फिर जब ये बर्बाद हो जाता है तो कहते हैं ये हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये दूसरों को दे दें। और ये कहते हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे और हम देखेंगे कि कोई NGO या इंडिविजुअल इन स्कूलों को ख़राब ना कर सकें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बराह रास्त सरकार के तहत स्कूल की मॉनिटरिंग नहीं कर सके, वो किसी प्राइवेट पार्टी को देकर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। इससे होगा ये कि 10-20% लोग तो शायद इसको कुछ अच्छा चला लें, लेकिन बाकी सब करप्शन का धंधा बन जाएगा। और फिर जो NGOs आती हैं बहुत सारी, तो अपना एजेंडा साथ लाती हैं। तो तालीम ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें हम NGOs के हवाले कर दें उसको। जो सरकार की जिम्मेदारी है तालीम फराहम करना, वो सरकार ही की जिम्मेदारी है। इस तवील अरसे में इन लोगों ने यह साजिश की है कि तालीम जो हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक है, और मेयारी तालीम और एक जैसी तालीम सबका हक है, तबकाती तालीम नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अच्छी तालीम दिलाएं, कम पैसे हैं तो उससे अच्छी, और नहीं है तो आप सरकार में चले जाएं। ये नहीं है। सरकारी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, और ये हमारा हक है, खैरात नहीं है। इस हक से हमें महरूम करो और फिर उसके बाद बोझ भी उतार दो, तो ये कोई तरीका नहीं है, इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। टीचर्स हमारे पास आए 2 दिन पहले, उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अहम तरीन थी, सब ने हमसे मीटिंग की है। हमने उनसे कहा है कि हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लीगल सपोर्ट भी करेंगे, और सड़कों पे भी एहतिजाज आप करेंगे, और तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए कि यह आपका मसला नहीं है, यह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। आप सोच सकते हैं कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में, 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हों, और वहाँ सरकार की एजुकेशन उनके दस्तरस से बाहर की जा रही हो, और फिर उसको तबाह किया जा रहा हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि कौम आगे बढ़ सकती है। लिहाजा इस पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा पंजाब हुकूमत को भी, और ये बाकी जगहों पे भी, सिंध में भी शुरू हुई है और बाकी जगहों पे भी। तो ये कोई पॉलिसी नहीं है। ये इन्होंने एक ख़ास तरीका इख्तियार किया है कि पहले सरकार के तहत चलने वाले इदारे तबाह करते हैं। PIA
बेहतरीन एयरलाइन, उसको बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, करप्शन की, लूटमार की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने मिलकर तबाह किया। और जब ये तबाह हो गई तो कहते हैं कि इतनी तबाह हाल है तो इदारे बोझ हैं हम पर, ये तो जो है स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं, एसओईज, ये कौम के ऊपर बोझ हैं। तो भाई ये बोझ बनाया किसने? ये तो प्रॉफिट में थी। 2008 तक पाकिस्तान स्टील प्रॉफिट में थी, ये प्रॉफिट से लॉस में कैसे आई? उन लोगों को तो सामने लाओ जिन्होंने इसको बर्बाद किया, जो इसका माल बेच के खा गए, जो इसका रॉ मटेरियल खा गए। और इस वक्त भी जो सैलरी पैकेज है माहाना, वो करोड़ों रुपए का है, जो मनपसंद लोगों को बिठाया हुआ है पाकिस्तान स्टील में। और वो किस चीज के पैसे ले रहे हैं जब स्टील मिल बंद पड़ी हुई है? 10 साल के करीब हो गए स्टील मिल बंद पड़ी हुई है और मैनेजमेंट बनाई हुई है। और पिछली हुकूमत ने भी ये काम किया, उससे पिछली हुकूमत ने भी किया, और अभी भी ये चल रहा है। तो ये बोझ हम उठाएं, इनकी 30-30, 40-40, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज का, उस पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इदारे को नहीं चलाएंगे। इसी तरह से आप पाकिस्तान रेलवे के ऊपर इनकी निगाहें, और बहुत सारे इदारों पर निगाहें। तो पहले ये अच्छे इदारों को तबाह करते हैं, फिर उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। करप्शन करने वाले आज़ादी से हुकूमतों में शामिल होते हैं, और जब ये तबाह हो जाते हैं तो औने पौने बेचने की बात करते हैं। और आप सूरत हाल इन्होंने ऐसी कर दी है कि ज़ाहिर है जब आप इतना बर्बाद कर देते हैं इदारे को, तो खरीदने वाले लोग नहीं आते सामने। तो एक मुश्किल में इन्होंने डाल दिया। तो गवर्नेंस फिर क्या होती है? अगर आप इदारे चला नहीं सकते, स्कूल चला नहीं सकते, हर एक को कहते हैं कि ये बोझ है, इनको उतार दो, तो सबसे बड़ा बोझ तो ये हुक्मरान पार्टियां हैं इस वक्त पाकिस्तान पर। और अब तो फैसला ही पाकिस्तान के अवाम को यह करना है कि 25 करोड़ इंसान इस बोझ को जब तक नहीं हटाएंगे जो एक हुक्मरान तबके की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है। चंद लोग पूरे मुल्क को खा रहे हैं, चंद जागीरदार, चंद बड़े सरमायादार, चंद जो है वो ऐसे लोग कि जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, और वो लोग कि जो अपनी पोजीशनों का फायदा उठाकर कोई स्मगलिंग में मुलव्वस है, कोई एफसी का बड़ा बना हुआ है और वहां से अरबों रुपए खा रहा है। तो ये सारे लोग चंद लोग हैं, ये अपने इदारों को भी खराब कर रहे हैं और ये हुकूमत का निजाम भी खराब। सबसे बड़ा बोझ तो ये है। लेकिन इस बोझ को हटाने के लिए आवाम को एक बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करनी होगी। और अब तो तजर्बे से बात पता चल रही है कि लोग तवक्को रखते हैं पार्टियों से, पार्टियां बिक जाती हैं, पार्टियों के लोग बिक जाते हैं। समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर एतबार करें। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के एतबार से और अपनी जिद्दोजहद के लिहाज से मैदान अमल में मौजूद है। मैं पाकिस्तान के लोगों से ये कहता हूँ कि हमारे साथ इन कमेटियों का हिस्सा बने, हमारी मेंबरशिप में मज़ीद आएँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर एक बड़ी तहरीक इसको मज़ीद गैरअप करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पेशरफ्त करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने इन मकासद में कामयाब फरमाए। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और वो है ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। 2015 के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, केपी में भी कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हुए थे, सिंध में कोर्ट गए हम, धक्के खाए, 4 मरतबा कैंसिल हुए, इलेक्शन हुए और उस पर भी कब्जा कर लिया। इस वक्त कराची में कब्जा मेयर सिस्टम मौजूद है। और इसी तरह से जो है वो बलोचिस्तान में भी बस जिस तरह के इलेक्शन होते हैं सबको मालूम है। तो ये जो लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट है ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। और कई बार इलेक्शन अनाउंस होता है, फिर ये कानून में तब्दीली कर देते हैं और फिर उसके बाद इसको डिले कर देते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल गली मोहल्लों की है, यानी लाहौर के बारे में बहुत इंप्रेशन है और वाक़तन ज़ाहिर है इसमें डेवलपमेंट हुई भी है माजी में, लेकिन इस वक्त जो गली मोहल्लों की सतह पर सूरत हाल यहाँ भी अच्छी नहीं है। हम कल सरगोदा गए थे, वहाँ लोग जलसों में बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। और फिर हुकूमतों को ये शौक़ होता है कि जिन चीज़ों का ताल्लुक बिल्कुल निचली सतह पर बल्दियाती इख्तियार से है वो भी अपने हाथ में ले लेती हैं। अब ये जो पार्क्स का और हॉर्टिकल्चर का शोबा है इसकी भी अथॉरिटी बना लो। हर चीज़ की अथॉरिटी बनाकर सूबाई हुकूमतें अपने कब्जे में ले लेती हैं। 18वीं तरमीम में सूबों को तो इख्तियार मिल गया और फंड मिल गए, लेकिन सूबों ने निचली सतह पर इख्तियार मुंतकिल नहीं किए, जिससे आम आदमी परेशान होता है। तो ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है ये लोकल बॉडीज़ नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं और ये एक टियर ऑफ गवर्नमेंट है और इस तरह से इनका जो है वो पूरा इख्तियार मुतय्यन होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई पार्टी काम करने के लिए तैयार नहीं है। 26वीं तरमीम के लिए सबने दौड़ें लगाई थी,
और सब अच्छे बच्चों की तरह कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट इसमें मुलव्वस हुआ था और ये अदलिया के साथ इतना बड़ा मजाक हुआ है। 26वीं तरमीम के हवाले से हमारी मुशावरत का अमल जारी है, एक फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है और अनकरीब इंशाअल्लाह चंद दिनों में हम जो है वो इसको चैलेंज करेंगे अदालत में। बहुत शुक्रिया।